नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष से संबंधित एक और वीडियो में। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि है, तो कुछ चीजें जो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कहें तो सभी को भी पता होना ही चाहिए। आज का जो टॉपिक है कोई खास टॉपिक नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो बस यही है कि क्या वो ज्योतिष में बेसिक चीजें हैं, क्या ज्योतिष में वो चीजें हैं, वो प्रेडिक्शंस के मूल आधार हैं जिनको हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। दोस्तों, वैसे तो प्रेडिक्शन में ज्योतिष की या कहें तो हॉरोस्कोप की हर चीज यूज होती है। बिना किसी भी चीज को, यानी कह सकते हैं किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी कुंडली को एक नजर में देखने के लिए, एक ही नजर में उसकी अगर आपको पूरे कह सकते हैं कंसोलिडेशन, आपका समग्र अध्ययन अगर आपके दिमाग में आ जाए तो ऐसा क्या आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप नजर डालते ही कुंडली को पहचान लें और लगभग उसके सारे जो ट्रेट्स हैं कुंडली के या जो व्यक्ति के जो विशेषताएं हैं, व्यक्ति के साथ में क्या परेशानियां प्रेजेंट लाइफ में चल रही होंगी, क्या उसने लास्ट पिछले जो ईयर्स उसके गए उनमें भोगा है, क्या उसने परेशानियां, क्या सुख उन्होंने पाया है और आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां उसके साथ हो सकती हैं। ये सारी ही चीजें जो होती हैं ये ज्योतिष में कई सारी चीजों से देखा जाता है। लेकिन ये सारी चीजें देखने के लिए, यानी कि उसका भविष्य कैसा होगा, पीछे पास्ट उसका कैसा रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें किस चीज पर डिपेंड करती है, कैसा होगा, क्या होगा और क्या होने वाला है, ये सब जो होता है कुंडली की जो बेसिक चीजें होती हैं, यानी बेसिक जो मूल होता है कुंडली का, जो इंक्लिनेशन ऑफ द हॉरोस्कोप होता है, उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ज्योतिष में जब आप कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हॉरोस्कोप में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं, सबसे पहला है लगन और लग्नेश। अगर लगन लग्नेश की अच्छी स्थिति है तो वो कुंडली अपने आप में ही कहीं ना कहीं मजबूत कुंडली हो जाती है। यानी कि अगर कुंडली में कुछ और भी परेशानियां हो, कुछ दुर्योग लगे हों, कुछ पाप दृष्टियां हों, शनि के साथ में किसी शुभ ग्रह की युति हो जाए, यानी वो शुभ ग्रह जो है शनि से पीड़ित हो या राहु से पीड़ित हो, केतु से पीड़ित हो, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों के जो दुष्परिणाम मिलेंगे वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगन और लग्नेश की स्थिति जो है वो मजबूत है कुंडली में। अब लगन और लग्नेश की कुंडली में मजबूत स्थिति क्या हो सकती है कि लगन का स्वामी लगन में ही बैठेगा तो अच्छा एक योग होगा, नवम पंचम में जाकर के बैठेगा, पांचवें घर में बैठेगा, नौवें घर में बैठेगा या केंद्र में ही कहीं बैठेगा तो अच्छा होगा। लेकिन वो शत्रु राशि में केंद्र में नहीं होना चाहिए। मित्र राशि में बैठेगा बहुत अच्छा है, नीच का वो नहीं बैठना चाहिए। यानी कि लग्नेश और लगन कुल मिलाकर के मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ और जो दूसरी चीजें हैं कुंडली में देखने की, जब आप किसी भाव का, किसी विषय का आप अध्ययन करते हैं, मान लीजिए कि आप शादी का प्रेडिक्शन करते हैं या शादी का अध्ययन अगर करते हैं किसी कुंडली में कि विवाह कैसा होगा, विवाह कब होगा, विवाह का सुख, यानी कि विवाह जो होगा, शादी जो होगी, उसका कितना सुख व्यक्ति को मिलेगा, इसके बारे में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं और प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो 7th हाउस, सबको पता है कि 7th हाउस से पार्टनर का हाउस है, वहां से देखा जाता है। लेकिन कौन सी वो स्थितियां हैं जो ये बताएंगी कि 7th हाउस मजबूत है कि नहीं है, उसका सुख जातक को, यानी व्यक्ति को उसका सुख, यानी विवाह का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, भाव का स्वामी और भाव का कारक, यानी जो हाउस आप जो जिसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं वो उस हाउस का लॉर्ड और उस हाउस से रिलेटेड जो कारक प्लानेट होता है, कारक प्लानेट होता है, जैसे धन की अगर स्थिति आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए जुपिटर यानी बृहस्पति और शुक्र दोनों कारक प्लानेट होते हैं। संतान अगर आप देखना चाहते हैं तो बृहस्पति उसका कारक प्लानेट होता है, यानी कि उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, आप कह सकते हैं ग्लोबल सिग्निफिकेटर होता है। जैसे शुक्र जो होता है वो प्राइमरी धन का लॉर्ड होता है क्योंकि 2nd हाउस में उसका साइन पड़ता है टॉरस। लेकिन अगर खुशियों की बात करें, क्योंकि धन जो है वो खुशियों से संबंधित होता है, पैसा, इसीलिए बृहस्पति यानी जुपिटर की अच्छी स्थिति होना बहुत जरूरी है। अगर धन यानी किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि उसको पैसे की स्थिति कैसी रहने वाली है तो जुपिटर को आपको देखना पड़ेगा।
ये होता है कारक। जैसे नौकरी का जो कारक प्लैनेट होता है, यानी जो फर्स्ट सिग्निफिकेटर होता है, वो होता है सैटर्न, शनि। कम्युनिकेशन का और बुद्धि का जो प्लैनेट होता है, जो हम सिग्निफिकेटर कह सकते हैं, वो होता है बुध। वहीं ज्ञान का जो प्लैनेट होता है वो है बृहस्पति। वहीं अगर पराक्रम, पुरुषार्थ, एनर्जी, एग्रेशन, इन सब का जो प्लैनेट होता है वो होता है मंगल। जैसे मंगल छोटे भाई बहनों का भी प्लैनेट होता है, कारक होता है उनका। कारक से आप समझे कि कारक जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे 9th हाउस का लॉर्ड कोई भी प्लैनेट हो जाए, 9th हाउस जो होता है वो पिता स्थान होता है। पिता स्थान का स्वामी कोई भी ग्रह हो जाए, लेकिन सूर्य जो होता है वो पिता का कारक प्लैनेट होता है। यानी कि आप अगर 9th हाउस को देखना चाहते हैं, उससे संबंधित एनालिसिस करना चाहते हैं कि व्यक्ति के पिता से कैसे संबंध होंगे, पिता का सुख होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको 9th हाउस का जो लॉर्ड है उसको देखना पड़ेगा। जहां 9th हाउस में जो राशि है उसका जो लॉर्ड है उस साइन का, उसको आपको देखना पड़ेगा। और एडिशनली आपको एनहांसमेंट करने के लिए प्रेडिक्शन में आपको सूर्य की स्थिति को देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक प्लैनेट है। तो यानी कि अगर 9th हाउस यानी 9th का जो लॉर्ड है अगर वो शुक्र हो जाता है, मान लीजिए, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका पिता के साथ कैसा संबंध रहेगा, पिता का सुख इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई भी चीज आपको पिता से संबंध अगर देखनी है व्यक्ति के, तो आपको 9th हाउस का जो लॉर्ड है यानी शुक्र, मान लेते हैं उदाहरण से कि शुक्र अगर वहां पर लॉर्ड बनता है 9th हाउस का, तो शुक्र जो होगा वो प्राइमरी 9th हाउस का लॉर्ड होगा, यानी शुक्र से पिता की स्थिति को देखा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ फाइन ट्यून करने के लिए प्रेडिक्शन को आपको सूर्य को देखना पड़ेगा जन्म कुंडली में कि सूर्य की भी कैसी स्थिति है। शुक्र चाहे कितना भी मजबूत होकर के 9th का लॉर्ड होकर के बैठा हो, लेकिन अगर शुक्र, माफ कीजिए, सूर्य अगर कमजोर होकर के बैठा है, तो आप ये मान लीजिए कि जो 100% रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए शुक्र के पिता से संबंधित, वो कहीं ना कहीं 50 से 60% ही देखे जाएंगे। यानी कि सूर्य जो है वो कमजोर होने की वजह से वो चीजें उतनी मात्रा में देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये होता है भाव का कारक। इससे पहले मैंने आपको बताया था भाव को देखना होता है, भाव के स्वामी को देखना होता है, भाव के कारक को देखना होता है। तो जैसे 9th हाउस, जैसे मैं अभी 7th हाउस की बात कर रहा था कि शादी का सुख कैसा रहेगा, तो 7th हाउस यानी 7वां घर, उस पर पड़ रही दृष्टियां, कौन कौन से ग्रहों की उस पर दृष्टियां पड़ रही हैं, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टियां, कितने पाप ग्रहों की दृष्टियां हैं, ये बताएगा कि उस हाउस की कैसी पोजीशन है। अब इसके बाद उस हाउस का जो लॉर्ड है, कोई भी अगर उसका हाउस का बनता है लॉर्ड प्लैनेट, तो उस प्लैनेट पर कैसी दृष्टियां हैं, पाप ग्रहों की कितनी दृष्टियां हैं और शुभ ग्रहों की कैसी दृष्टियां हैं, और उस 7th हाउस का जो सिग्निफिकेटर होता है, यानी कह सकते हैं कि जो उसका कारक प्लैनेट होता है, उस पर कैसी दृष्टियां हैं, क्या वो भी पीड़ित है। तो 7th हाउस का कारक प्लैनेट जो होता है, अगर पुरुष की कुंडली है, अगर मेल की कुंडली है तो शुक्र होता है, और अगर स्त्री की कुंडली है तो वहां पर बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति गुरु होता है। तो इस स्थिति में आपको क्या देखना पड़ेगा, मान लीजिए कि 7th हाउस का लॉर्ड, अगर मान लीजिए कि ये लड़की की कुंडली है और 7th हाउस का जो लॉर्ड है, मान लीजिए कि अगर वो मंगल है, तो मंगल की ऐसी स्थिति में कुंडली में बैठा हुआ है, क्या कितनी उसमें पाप ग्रहों की दृष्टियां, कितने शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं, कहीं वो पाप पीड़ित तो नहीं है, और या फिर वो सारे ही शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो यानी बहुत अच्छी स्थिति में वो है। उसके बाद अब ये आपने देखा कि उसके स्वामी की क्या स्थिति है। अब आपको देखना कि 7th हाउस पर किस किस की दृष्टि पड़ रही है। तो अगर 7th हाउस पर भी अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, वहां पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, जैसे मंगल पर जो 7th का लॉर्ड है, मान लीजिए ऐसा, तो उस पर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है और सिर्फ शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं, और 7th हाउस पर भी सिर्फ शुभ ग्रह की दृष्टियां है, और गुरु जो कि स्त्री की कुंडली में 7th हाउस का कारक प्लैनेट होता है, अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, कहीं केंद्र में ही बैठा हुआ है और शुभ ग्रह के साथ में ही बैठा हुआ है, या किसी भी पाप ग्रह से वो दृष्ट नहीं है, तो निश्चित ही मान लीजिए कि ऐसे में उस लड़की को, उस स्त्री को पति का पूर्ण सुख मिलेगा। यानी कि उस सुख में कहीं ना कहीं 90 to 95% पूरे सुख उसको मिलेंगे। यानी कोई भी उसमें चांस नहीं है कि कहीं कोई ज्यादा बुरी स्थिति आपको वहां पर देखने को मिले।
यानी कि वो वैवाहिक जो जीवन होगा उस स्त्री का बहुत अच्छा होगा, सुखमय होगा, पति बहुत अच्छा होगा, सपोर्टिव होगा, घर में परिवार में सभी उसको मेलजोल से रहने वाले मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको ये चीज आपको देखनी चाहिए। अब ये चीज 7th हाउस पर आपने लगाया है, 9th पे आप लगा लीजिए। 9th हाउस से किन चीजों को आप देखते हैं ज्योतिष में? पिता को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, आपकी जो ऊंचाइयां हैं, आपको कितना एंसेस्टर्स यानी कि आपके पूर्वजों की कितनी कृपा आपको मिलेगी, यानी जितनी ऐसी हजारों चीजों को 9th हाउस से देखा जाता है। वहीं अगर आपको जॉब का देखना है कि जॉब की कैसी स्थिति रहेगी, तो आपको 10th हाउस को देखना चाहिए। अगर ये सारी चीजें देखने के बाद अगर आप 2nd हाउस और 6th हाउस को भी देख लेंगे 10th के साथ में, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि 10th यानी कर्म है आपका, 2nd हाउस आपका धन है, और छठा जो घर है आपका जहां पर आप काम करते हैं। अगर इनका कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है तो निश्चित ही आपके लिए फिर नौकरी की परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। इसी प्रकार से शनि के बारे में अगर हम बात करते हैं कि किसी कुंडली का अगर आप अध्ययन करते हैं, मैंने आपको बताया कि लगन लग्नेश को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी स्थान यानी किसी भाव की अगर आप विवेचना कर रहे हैं, उसको अगर आप स्पेशल रूप से अगर उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो भाव का स्वामी और भाव का कारक तीनों ही को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब सूर्य और चंद्रमा, इसको भी देखना इंपॉर्टेंट है। सूर्य जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, यानी हमारी सचेतन अवस्था है, हमारी जागृत अवस्था है, और जो हमारा चंद्रमा है वो आपका सबकॉन्शियस यानी डेप्थ जो आपका मन है वो है। अगर इनका सामंजस्य बहुत अच्छा है कुंडली में, ये किसी भी तरह से पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है, दोनों किसी भी तरह से पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो मान लीजिए कि कुंडली में ये और भी मजबूती लेकर के आते हैं। क्योंकि जिसका मन का स्वामी और कॉन्शियसनेस का जो सूर्य है, उसका अगर ये दोनों का सामंजस्य अच्छा रहेगा, इन पर कोई पाप ग्रह नहीं रहेगी दृष्टि, खास करके शनि की, राहु की, केतु की, कहीं से भी पीड़ित नहीं होंगे, तो आप मानिए कि व्यक्ति का जो मन है और जो उसकी ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पर काम करने वाली होगी। कोई कॉन्फ्लिक्ट उसमें नहीं होगा, कोई किंतु परंतु के शब्द उसके मन में नहीं रहेंगे। जो उसको सोचेगा उसको एग्जीक्यूट वो करेगा, यानी मन उसका डोलेगा नहीं कहीं पे भी, ना ही उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी अपोजिट साइड से। क्योंकि चंद्रमा जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है। एक व्यक्ति के अंदर फीमेलिज्म और मेलिज्म दोनों चीजों को रिप्रेजेंट सूर्य और चंद्रमा करते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट में बैठे हैं जन्म कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं। सूर्य और चंद्रमा दो ही स्थिति में आपस में अच्छे हो सकते हैं, या तो वो नवम पंचम में आगे बैठे सूर्य चंद्रमा आपस से, या फिर पूर्णिमा का जन्म हो तो सूर्य और चंद्रमा आपस में अपोजिशन में बैठे हों, एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हों, तो वही अच्छी स्थिति में बैठते हैं। तीसरी जो अच्छी स्थिति वो होती है कि सूर्य और चंद्रमा आपस में 3 घर आगे 3 घर पीछे तात्कालिक मित्रता में बैठे हों, यानी चंद्रमा सूर्य से लगभग 72 डिग्री बाद में होना चाहिए, तो वो चंद्रमा अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार से अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना सुख व्यक्ति को उसके रिलेटिव से मिलेगा, या कह सकते हैं कि उसके जो पड़ोसी हैं उससे मिलेगा, भाई बंधुओं से कितना उसको सपोर्ट उसको मिलेगा, या फिर कहां कितने कॉन्फ्लिक्ट उसको हो सकते हैं, कितनी परेशानियां उनके साथ में उसकी हो सकती है, तीसरे घर को आपको वहां पर देखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मंगल, तीसरा घर चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, मंगल पीड़ित हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट विद द एल्डर्स, माफ कीजिए कॉन्फ्लिक्ट विद द यंगर्स, यानी कि आपके छोटे जो भाई बहन है उनके साथ में रहेगा, आपके पड़ोसियों से आपके मतभेद रहेंगे। अब चूंकि मंगल जो होता है वो ऊर्जा का प्लानिट है, वो एग्रेशन का प्लानिट है, पोजेशन का प्लानिट है, डिजायर्स का प्लानिट है, अधिकार जताने का प्लानिट है। तो कहीं ना कहीं जब मंगल मजबूत होता है, तो देखिए कोई भी प्लानिट जब मजबूत होता है कुंडली में, तो उससे संबंधित जितने भी चीजें होती हैं, खास करके रिलेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे अगर मंगल मजबूत है तो इसका मतलब है कि आपके छोटे भाई बहन जो होंगे, खास करके छोटा भाई, वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि मंगल मजबूत है। आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ही मंगल अच्छा है, नहीं, आपसे रिलेटेड यानी
क्योंकि मंगल छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो छोटा भाई होगा वो भी प्रोमिनेंट होगा। जैसे गुण मंगल के होते हैं वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। यहां मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी जो ग्रह होता है जो वो रिप्रेजेंट करता है उसकी पोजीशन आपकी कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, उसमें उसकी कैसी स्थिति है, यही आपको बताता है कि अगर आप किसी की कुंडली से किसी और व्यक्ति के बारे में अगर जानना चाहते हैं उसके रिलेटिव के, तो आपको इस तरह से आपको देखना चाहिए। किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य सिर्फ उसी के लिए ही अच्छा है। इसका मतलब यह है कि उसके साथ उसके पिता के संबंध भी अच्छे होंगे और उसके पिता कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड होंगे, क्योंकि सूर्य अच्छा है कुंडली में। अब रिकॉग्नाइज्ड कितने होंगे, उसका कितना लेवल होगा, यह डिपेंड करता है। वो एक लेवल छोटा भी हो सकता है, एक लेवल बड़ा भी हो सकता है। एक इतना बड़ा लेवल हो सकता है कि उसको देश लेवल पे जाना जा सकता है एक व्यक्ति को। एक इतना बड़ा लेवल हो सकता है कि उसको वर्ल्ड में फेमस हो सकता है वो कोई व्यक्ति, लेकिन वो किसी का तो पिता होगा ही। कोई व्यक्ति एक सिर्फ गांव में, अपने जो गांव है उसका या फिर जिसका टाउन है उसी में ही वो फेमस होता है। कम से कम इतना वो फेमस होता है कि वो अपने टाउन में फेमस है। तो कितना वो फेमस है, कितना वो प्रोमिनेंट है वो हाउस और वो प्लैनेट, ये आपको प्लैनेट से देखना चाहिए। कितने अच्छे ग्रहों की उस पर दृष्टियां हैं, कितने संयोग उस कुंडली में बन रहे हैं, ये सारी ही चीजें आपको प्रेडिक्शन में हेल्प करेंगी। दोस्तों ऐसी चीजों में बहुत सारी हजारों चीजें हैं। अगर मैं एलिमेंट्स पर अगर मैं बात करता हूं, तत्व के ऊपर बात करता हूं, तो इंक्लिनेशन ऑफ द हॉरोस्कोप निकल के आएगा कि जिस तत्व का, जिस एलिमेंट का लगन होगा उसी तत्व के गुण उसमें पाए जाएंगे। अगर अग्नि तत्व का है तो व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड होगा। अग्नि तत्व में भी 3 अलग अलग भेद हैं, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व की है, लियो साइन जो है वो अग्नि तत्व का है, और सेजिटेरियस धनु राशि वो भी अग्नि तत्व की है। तीनों का अलग अलग नेचर है, लेकिन तत्व एक है। तो इसलिए तत्व जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होंगे, वो बहुत ही एनर्जेटिक होगा व्यक्ति। वही अगर जल तत्व हो जाता है, व्यक्ति इमोशनल होगा, भावनाओं में बधा हुआ होगा, कल्पनाएं करने वाला होगा, बहुत बड़ा ड्रीमर होगा, इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा, फैमिली के अराउंड रहना पसंद करता है। अगर वही वायु तत्व हो जाता है, व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, फैक्ट्स पे एनालिसिस करने वाला होगा, बहुत ज्यादा बोलने वाला भी होता है। ये लोग हमेशा रोमिंग होते हैं, एक जगह पर टिककर कभी बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसे हवा वायु रोमिंग होती है हमेशा, वो कभी रुक नहीं सकती है। आग, जैसे मैंने एलिमेंट अग्नि बताया था कि एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि आग जो होती है वो ऑलवेज डायनामिक एक्शनेबल होती है, वो कभी भी स्थिर नहीं होती है, और एग्रेशन होता है। ऐसे लोग वो तो गुस्सालु होते हैं जो अग्नि तत्व से संबंधित ज्यादा होते हैं। वही पृथ्वी तत्व हो जाता है, व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच का होता है, मेटलिस्टिक अप्रोच को ज्यादा करता है, भौतिकतावादी जीवन की चाह होती है, पैसा कमाना, भौतिक जीवन को सुखों का भोग करना, ये सब उसकी चाहत होती है। लेकिन व्यक्ति जो होता है बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच का होता है, सोच समझकर बोलने वाला होता है, कार्यों को धीमी गति से करने वाला होता है। वहीं जो अग्नि तत्व के होते हैं वो बहुत ही एम्पल्सिव नेचर के होते हैं। वो उनके लिए तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि लाइफ इटसेल्फ इन इमरजेंसी, उनके लिए तो लाइफ ही इमरजेंसी है कि जल्दी जल्दी से उसको जी लेते हैं। तो उनकी इंपल्सिवनेस का आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितनी इंपल्सिवनेस उनके अंदर होती होगी। इसके ठीक अपोजिट जो धैर्य होता है, जो पेशेंस होता है, वो अर्दी एलिमेंट में होता है। तो इस तरह से आप कुंडली का इंक्लिनेशन देख सकते हैं कि कुंडली की तत्व क्या है, चंद्रमा किस तत्व में जाकर के बैठा हुआ है। मान लीजिए कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसमें जो तत्व है, जो राशि है, मान लीजिए वो अग्नि तत्व की है, और चंद्रमा भी कहीं जाकर के अग्नि तत्व राशि में ही बैठा हुआ है, और लग्नेश जो लगन का स्वामी है वो भी कहीं अग्नि तत्व ही राशि में बैठा हुआ है, और सूर्य भी अग्नि तत्व राशि में बैठ जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि जिसका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जिसका खुद का व्यक्तित्व जो लगन है वो अग्नि का हो गया, और लग्नेश अग्नि तत्व में चला गया। यानी चारों चीजें, लगन, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा अग्नि तत्व में जाने से क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें एलिमेंट जो अग्नि का है, जो फायरी है, वो ज्यादा एम्फसाइज्ड हो गया है, प्रोमिनेंट हो गया है। तो इंक्लिनेशन ऑफ द हॉरोस्कोप आप समझते हैं कि उसके माइंड का झुकाव, उसके एक्शंस,
उसकी लाइफ की क्या उसकी डिजायर्स हैं, लाइफ के क्या उसके एम्बिशंस हैं, वो सारी चीजें आप इस तत्व से पता कर सकते हैं। उस व्यक्ति को काम चाहिए एक्शन ओरिएंटेड, एक्शनेबल काम चाहिए उसको। कहीं ना कहीं अगर व्यवसाय की अगर बात कर सकते हैं तो मिलिट्री में, फोर्सेज में, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज है तो वहां पर व्यक्ति बहुत अच्छा करता है, लीडरशिप बहुत अच्छी होती है व्यक्ति के अंदर। और ऐसे ही अगर ये चारों प्लानिट अग्नि पृथ्वी तत्व में चले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति में कितना धैर्य होगा। उस व्यक्ति में इतना धैर्य होगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन कितना प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, चीजों को कितना खोद खोद कर देखने वाला वो होगा, हर चीज को 10 बार एनालिसिस करने के बाद तब वो एक्शन लेने वाला होगा। लेकिन जब वो एक्शन लेते हैं तो बहुत ही स्टडी एक्शन होता है उनका, और एक कह सकते हैं कि लॉन्ग जर्नी का एक्शन उनका होता है, यानी उसमें फिर वो कहीं डिफीट नहीं खाते हैं। वहीं अगर यही चारों प्लानेट अगर जल तत्व में जाकर के बैठ जाते हैं, जो मुख्य प्लानेट हैं, तो व्यक्ति बहुत ही इमोशनल होगा, बहुत ज्यादा ख्याली दुनियाओं में रहने वाला होगा, एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं होगा, और डोमेस्टिक लाइफ को ज्यादा पसंद करने वाला होगा, घर परिवार सगे संबंधी सबसे ज्यादा प्यार करने वाला होगा, उनके साथ में रहने वाला होगा, और कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के व्यापार को करने वाला होगा, यानी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं। सबसे ज्यादा मिसयूज इन्हीं लोगों का होता है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल होते हैं, भावना में आकर के दूसरे लोग इनका मिसयूज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। पहले चीजों को सोचने समझने की जो एक क्षमता होती है, जो कहीं ना कहीं अर्धी एलिमेंट में होता है, या बाकी के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप अग्नि तत्व के एलिमेंट में पाया जाता है, वो कहीं ना कहीं इनमें देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर चारों प्लानेट वायु तत्व की राशि में, यानी कि फायरी, माफ कीजिएगा, एरी अगर साइन में बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति में एरी एलिमेंट ज्यादा एम्फसाइज हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाला होता है, बहुत ज्यादा बातें बनाने वाला होता है, और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। यानी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये साइंटिस्ट माइंड के होते हैं, हर चीज को खोजने वाले, नई नई चीजों की उत्पत्ति करने वाले, नई नई इन्वेंशंस करने वाले, ये सब उनके गुण होते हैं। एक जगह पर कहीं पर बैठने वाले लोग नहीं होते। अगर जिनका एरी साइन कह सकते हैं ज्यादा एम्फसाइज्ड होता है, ये व्यक्ति अपने ही कामों को फैलाते रहते हैं, फिर दोबारा से उन्हीं को ही संभालते रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ इनको करने को चाहिए, बहुत ज्यादा डायनामिक ये होते हैं। तो दोस्तों ये था एक बेसिक विश्लेषण, और कैसे आप ज्योतिष में कुंडली को देखेंगे, कैसे आप हॉरोस्कोप को देखेंगे। अगर आपको भी कंफ्यूजन होती है, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है कि आप जब हॉरोस्कोप आपके सामने आता है और आप देखते हैं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इसमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। दोस्तों ये चीज मैंने आपको इसलिए आज बताई है क्योंकि एक कुंडली में आपको लेकर के आऊंगा आगे आने वाले समय में, और कुछ जो वीडियोस पिछले मैंने बनाई थी उन पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, ऐसे क्वेश्चंस जिनसे सबको लाभ हो सकता है। कुछ का मैं आंसर वहां कर पाया था, कुछ का नहीं कर पाया था, लेकिन आगे आने वाली वीडियो क्वेश्चन आंसर सेशन की होगी, उसमें मैं लगभग उन सब में से कुछ ना कुछ प्रश्न उठा करके उनका आंसर मैं आपको करूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक बेस रखने की कोशिश करी है कि किस तरह से आप कुंडली को देख सकते हैं, ताकि जब मैं उनके आंसर्स आपको बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ज्योतिष अगर आप सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, क्लास अटेंड करना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ऑनगोइंग क्लासेस में आप कनेक्ट कर सकते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमुदी पद्धति अगर आप सीखना चाहते हैं, होरारी चार्ट प्रश्न ज्योतिष जिसे कह सकते हैं वो चीज सीखना चाहते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, काउंसलिंग ऑफ मैरिज सीखना चाहते हैं, एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, सोलर आर्क, मून का प्रोग्रेशन, ये सब कुछ आपको सीखना चाहते हैं तो आप क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मैं यूट्यूब चैनल पर, यहां पर ये चैनल जो मैंने आपके लिए बनाया है, इसमें मैं ऐसी चीजें आपको लेकर के आते रहता हूं, सही समय पर आपको चीजें मिलती रहे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके इसके लिए बेल आइकन बटन भी दबाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।